हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 9। इसमें हम बात करेंगे सोशल चेंज के बारे में। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 8, 7 टोटल 8 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ ना, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के पेपर के हिसाब से बताने वाला हूँ, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के। ठीक है, और इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ विद नोट्स। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो और साथ के साथ मैं समझा भी दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इससे पहले ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल चेंज इज चेंज विच अकर्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सोशल चेंज क्या होता है? किसी भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ क्या होता है, लोगों का समूह जिनका एक पर्टिकुलर एम हो। तो जो लोग हैं, लोगों के जो ग्रुप्स हैं, उनमें जब कोई चेंज आता है, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में कोई चेंज आता है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड सोशल चेंज। सोशल चेंज की एक और डेफिनेशन दी है, टीबी बोटेमोर करके नाम है, कुछ जो भी है नाम आप यहाँ पे पढ़ लेना। सोशल चेंज रेफर्स टू चेंज अकरिंग इन सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और इन रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जो चेंज हो रहा है सोशल स्ट्रक्चर में किसी भी इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, और उनके रिलेशनशिप के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज बेसिकली सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, नेचर की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशल चेंज? यूनिवर्सल फिनोमेनन है। इंडिया में भी सोशल चेंज होता है, अमेरिका में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, पंजाब में भी होता है, हर जगह सोशल चेंज होता है। सोशल फिनोमेनन है, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को देख के नहीं कह सकते कि इसकी वजह से सोशल चेंज हुआ। कई सारे जो लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, जब उनमें चेंज होता है तो तब सोशल चेंज आता है। तो एक सोशल फिनोमेनन है, किसी एक बंदे के चेंज होने से सोशल चेंज नहीं आता, कई सारे और लोगों का उसी वे में चेंज होना पड़ेगा, तब सोशल चेंज आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है स्पीड एंड एक्सटेंट ऑफ चेंज इज़ नॉट द सेम इन ऑल सोसाइटीज़। हर सोसाइटी का जो सोशल चेंज का स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ सोसाइटीज़ जल्दी चेंज हो जाती हैं, कुछ सोसाइटीज़ थोड़ा लेट चेंज होते हैं। यूनिफॉर्म नहीं होता, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब सोसाइटी के कुछ लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे और कुछ जगह पर चेंज बहुत कम दिखेगा, सेम सोसाइटी की अगर मैं बात करूं उसमें। अगला पॉइंट है एज अ नेचुरल और एज अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। इसका मतलब ये कि सोशल चेंज कई बार नेचुरल भी होता है और कई बार प्लानिंग के वजह से होता है, प्लान किए गई चीज़ों की वजह से सोशल चेंज आता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी टू मेक प्रिडिक्शंस करना सोशल चेंज के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अकर्स ड्यू टू चेंज इन वेरियस फैक्टर जैसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक, है ना। टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से सोशल चेंज भी आता है। प्रोसेस है सोशल चेंज का एक, कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस यूनिट का ये वाला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है इसमें? प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज में सबसे पहला एकोमोडेशन, दूसरा एवोल्यूशन, ग्रोथ, एडेप्टेशन, प्रोग्रेस एंड रिवोल्यूशन। वो मैं अब डिटेल में बताता हूँ। एकोमोडेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें होता है चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल हु हेल्प देम एडजस्ट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, लोगों के बिहेवियर में चेंज आना, है ना, जो कि उनके इन्वायरमेंट में उन्हें एडजस्ट होने में हेल्प करता है, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन है एकोमोडेशन की, प्रोसेस विच में अटेन अ सेंस ऑफ हार्मनी विद इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद में कोई चेंज लाना, दिस थिंग इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एवोल्यूशन की बात करते हैं, जो सेकंड स्टेप है सोशल चेंज का, चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइज में और स्ट्रक्चर में चेंज होगा। प्रोसेस इन विच हिडन और लेटेंट कैरेक्टर्स आर रिवील्ड। इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो आपके हिडन कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी के, या कोई जो ऐसे कैरेक्टर जो अब तक दिखे नहीं थे, वो रिवील होते हैं। ठीक है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि चेंज होना, ग्रोथ का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ की क्वांटिटी में चेंज होना, इंक्रीज होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, मूवमेंट टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्टिव फॉर द विजिबल फ्यूचर। ठीक है, प्रोग्रेस क्या है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए मूवमेंट होना, है ना, वर्क होना। ठीक है,
कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी जाती है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। एडेप्टेशन की हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट टू डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इट इज़ द चेंज टू मेल्ट डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट खुद को मेल्ट कर लेना या शेप कर लेना, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। नाउ एकोमोडेशन आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया हुआ है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, चौथा भी इकोनॉमिक और 5वां साइकोलॉजिकल, छठा कल्चरल। 6 जो है इसके फैक्टर्स हैं। पहला बायोलॉजिकल से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल चेंज में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इनमें कोई चेंज आता है, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में भी क्या, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, कंपोजिशन कैसा ह्यूमन बींग्स का, कितने तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, उनका हेरिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब, और ये सारी चीज़ें सोशल चेंज को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, दिस इज़ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, दिस इज़ योर जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप रह रहे हो, उसकी वजह से सोशल चेंज आता है। स्टॉर्म्स आना, अर्थक्वेक्स आना, फ्लड्स आना, वोल्केनिक इरप्शंस आना, तो वोल्केनोज का होना, इन सब की वजह से क्या होता है, सोशल चेंज आता है, ठीक है। अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रही है, तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से, उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोसाइटी में चेंज है एक। नेक्स्ट इज टर्म टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग हिज वांट्स मैन डिवाइज न्यू मीन्स टू क्रिएट न्यू नीड्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या कहा जाता है कि अपने जो वांट्स हैं, अपने जो वर्क है, उसको ईजी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया कि इम्प्रूवमेंट किया और कुछ डिवाइसेस बनाए। अब वही डिवाइसेस कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दैट्स वाई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को। देखो एक पॉइंट लिया है यहाँ पर, ओकबर्न ने बोला टेक्नोलॉजी चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट टू विच वी इन टर्न अडेप्ट। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, और एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं हम उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद को चेंज कर लेते हैं। और जब हम खुद को चेंज करते हैं और बहुत सारे लोग जब सब सेम डायरेक्शन में चेंज करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में चेंज आएगा, और इसे हम सोशल चेंज कहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस इन कंट्री डू अफेक्ट हेल्थ, सही बात है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से क्या है, आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है द कोज ऑफ सोशल चेंज इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मैन इटसेल्फ। कहीं ना कहीं आप देखो तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो सोशल चेंज आ रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, वो कहीं ना कहीं इंसान के खुद की वजह से आ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि मैन क्या है, लवर है चेंज का। यहाँ लिखा मैन इज इक्वल टू लवर ऑफ चेंज। चेंज बहुत पसंद है इंसान को, और इसकी वजह से क्या होता है, वो नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर करता रहता है, डिस्कवर करता रहता है। नेक्स्ट फैक्टर इज कल्चरल फैक्टर। चेंजेस एंड वेरिएशंस इन कल्चर इनएविटेबली इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशनशिप। कल्चर के चेंज होने की वजह से, अलग अलग कल्चर्स के और अलग अलग रिचुअल्स के, रिलीजन्स के होने की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं सोशल चेंज आता है। कल्चरल लैग में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, टाइम बिटवीन अपीयरेंस ऑफ न्यू मटेरियल इन्वेंशन एंड मेकिंग एन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एरिया। देखो कल्चरल लैग क्यों होता है, किसी एक कल्चर का पीछे छूट जाना क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो जो कल्चर है जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाता उन चीज़ों को। सोशल इंस्टीट्यूशंस फेल टू अडेप्ट टू चेंज, और क्यों, टुवर्ड्स मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है आजकल का, जो है मटेरियल कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग चेंज ना हो पाना, दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की कुछ थ्योरीज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये वाली। पहला है लीनियर थ्योरी। लीनियर थ्योरी क्या कहता है, देखो, society gradually moves to an even higher state of civilization and that in advances in a linear fashion। कहने का मतलब ये, सोसाइटी जो है एक
लीनियर, एक सीधे तरीके से चलती है, सीधे तरीके से ग्रो करती है और एक हायर स्टेट पर जाना की कोशिश करती है हमेशा जो है सोसाइटी, और इसको हम कहते हैं लीनियर थ्योरी में जो बोला ये चीज़ें, ठीक है। 3 स्टेजेस यहाँ पर बताए गए सोशल चेंज के, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लीनियर थ्योरी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ डेटेरियोरेशन। इसका मतलब ये है कि मैन जो था, इंसान जो था, पहले काफ़ी गोल्डन एज में रहा है। गोल्डन एज मतलब काफ़ी सुखी रहा है उस जो पहले का इंसान था, है ना। और डेटेरियोरेशन बिगेन टू टेक रिजल्ट एज मैन रीच डिजनरेशन, ठीक है, मैन हैज़ रीच डिजनरेशन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डीजनरेशन हो रहा है सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनका, और इससे क्या होता है, सोसाइटी चेंज होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। मॉडर्न एज को कलयुग से डिनोट किया गया है, क्योंकि आजकल के लोग थोड़े से झूठे हो गए हैं, डिसऑनेस्ट हो गए हैं, सेल्फिश टाइप के हो गए हैं, तो इससे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी पहले डायरेक्ट डायग्राम से समझते हैं। देखो, जैसा हमारी सेल होती है ना, साइक्लिकल थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि फोकस ऑन राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर एंड अकाउंट दीज पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। एंड देखिए कहने का मतलब है कोई भी सिविलाइजेशन जो होती है ना, वो या कोई सोसाइटी जो होती है वो पहले क्या करती है, ग्रोथ करती है और फिर डिके करती है। ग्रोथ मतलब पहले बढ़ेगी ऊपर की तरफ, और फिर डीके मतलब धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी वो चीज़, है ना। वो सोसाइटी, कोई भी, हर सोसाइटी का यही बताया इन्होंने कि पहले उसका बर्थ होगा, उसका जन्म होगा, धीरे धीरे वो बड़ी होगी, मैच्योर होगी, फिर उसके बाद वो पुरानी होती जाएगी, ओल्ड एज हो जाएगी, और एट द एंड उस सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का जो है फिर डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नई सोसाइटी ने जो है जन्म ले लिया है। सोरोकिन नाम के बंदे ने डेफिनेशन दी है, ईच सिविलाइजेशन इज लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैज सिमिलर सेम लाइफ साइकिल। देखो, सेल की जो लाइफ साइकिल होती है ना, सेल पहले बड़ा होता है, मतलब सेल होता है सिंगल सेल, फिर माइटोसिस मियोसिस होके फिर एट द एंड क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। सेम इसी तरीके से इन्होंने सोसाइटी को बोला कि बर्थ, मैच्योरिटी, ओल्ड एज और डेथ में ये चीज़ होंगी। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ जो वो है, क्या कहते हैं, सोशल चेंज, ठीक है। पहला डायलेक्टिकल मैटीरियलिज्म। कहीं ना कहीं जो है मैटीरियलिज्म आ गया, लोग मैटीरियलिस्टिक हो गए हैं, है ना, पैसों के पीछे भागने लगे हैं, और जो है मैटीरियल चीज़ें हैं, जो लग्जरीज हैं, महंगी कार, महंगा घर, इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं भागने लगे हैं। इससे क्या सोशल चेंज आ रहा है। मैटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वो मैंने बता दिया। क्लास और क्लास का कन्फ्लिक्ट है। क्या है कि लोग अपने आप को, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को अपर क्लास मानते हैं, फिर वो लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करती हैं। तो एक क्लास का दूसरे क्लास से कन्फ्लिक्ट होना, है ना, दोनों दो क्लासेस में लड़ाई होना कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, तू इन्फीरियर है, मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, इस तरीके से क्लासेस में क्लैश होना या लड़ाई होना, दिस इज कॉल्ड क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब ये है कि कुछ कोई नई चीज़ किसी और सोसाइटी की आई और हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आ गई, इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है, ही कंसिडर चेंज नॉट एज समथिंग दैट डिस्टर्ब द सोशल इक्विलिब्रियम बट एज समथिंग दैट अल्टर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सो दैट द क्वांटिटी न्यू इक्विलिब्रियम रिजल्ट। देखो, फंक्शनल थ्योरी का कहना ये है कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर टेंशन डालोगे, देखो ये ऊपर वाली डेफिनेशन आप छोड़ दो, नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ो, रॉबर्ट के मेर्टन ने जो बोली है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर टेंशन डालोगे, जितना उस पर दबाव डालोगे, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, चेंज होगा, उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बोली है, द स्ट्रेन टेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, है ना। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के, जब उन पर आप प्रेशर डालते हो, उन पर दबाव डालते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें चेंज होती हैं, और ये फंक्शनल थ्योरी का कहना था। कन्फ्लिक्ट थ्योरीज, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, एवरी सोसाइटी इज़ अ सब्जेक्ट एट एवरी मूवमेंट टू द चेंज। कहीं ना कहीं क्या है, जो लोग हैं आपस में और जो ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हैं। उस लड़ाई की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में जो लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से सोशल चेंज आता है, लोग चेंज होते हैं, उन लड़ाइयों की वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, और उसकी वजह से चेंज आता है, ठीक है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आज़ादी, इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो क्या था, कन्फ्लिक्ट हुआ किन के बीच में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे
उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ और हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया, एक चीज़ को जो है हटा दिया पूरी तरीके से, और जो है सही सही चीज़ के लिए चेंज आया और सोसाइटी चेंज हुई, हम आज़ाद हो गए। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सोशल चेंज ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरीज। ठीक है, नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, रोल ऑफ नर्स एज अ चेंज एजेंट। नाउ द चेंज एजेंट सीक्स टू फुल्ली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल और कम्युनिटी वेयर दे आर इन प्रोसेस ऑफ चेंज। क्या होता है चेंज एजेंट जो है, एज अ नर्स जब आप चेंज एजेंट का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हो। ठीक है, तो एज अ नर्स आप सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हो, उसके लिए क्या है कि आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। द चेंज एजेंट सीक्स टू फुल्ली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। जो चेंज एजेंट होता है उसे दूसरे सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से समझना चाहिए, उसकी कम्युनिटीज़ को समझना चाहिए, उसके जो रिचुअल्स हैं उन सब चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, और फिर उस नॉलेज को यूज़ करके उस पर्सन के लिए गोल्स बनाने चाहिए अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप सबसे पहले उसको अच्छे से जानोगे, उसके कल्चर को समझोगे, उसके बिहेवियर को समझोगे, देन उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि यार इसको ठीक कैसे करना है, इसका इंटरवेंशन क्या क्या रखना है मुझे। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब आप चेंज लाना चाहते हो किसी इंसान में, तो आपको उसको समझना होता है। फिर जब समझ लेते हो आप, उसके बाद उसके लिए आप गोल्स डिसाइड करते हो और फिर उसके बाद उस पर वर्क करना चालू करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अ न्यू माइंडसेट दैट फोस्टर्स अ रिलेशनशिप ऑफ चेंज अप्रोच टू केयर। इसका मतलब ये है कि एक नया माइंडसेट चाहिए होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए चेंज एजेंट के अंदर। द मूव टू गोल डायरेक्टेड रेदर देन द प्रॉब्लम डायरेक्टेड मॉडल्स ऑफ केयर। देखो, जब हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम प्रॉब्लम हमें पता करते हैं सिर्फ, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं, सॉल्यूशन पे। वी ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन इंटरवेंशन जो हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट आता है उसे पेन है तो हम उसे एनाल्जेसिक देंगे एज अ इंटरवेंशन। ठीक है, बट हम सिर्फ पेन पर ही फोकस करके नहीं रहेंगे, हम साथ के साथ क्या करेंगे, गोल अपने अचीव करेंगे जो कि हमारा गोल है, और हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो यही है चेंज एजेंट का काम कि गोल पे फोकस करना, प्रॉब्लम पे फोकस ना करना। न्यू स्किल सेट दैट इन्हेंस एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। नए नए स्किल्स सीखना, दिस इज़ अ वर्क ऑफ चेंज एजेंट। इस वीडियो में इतना ही यार। अगले वीडियो में मैं यूनिट 12 करवाऊंगा सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर नोट्स चाहिए उसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं PDF। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यूनिट 9 मैंने इसमें कवर करा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दी, समझा दी अच्छे से। आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़।